Hello and welcome to the channel. So as you can see on your screen, आज जो टॉपिक है ये जो है यूजीसी नेट से रिलेटेड है, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से, इफ़ेक्ट्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर जो टॉपिक है, जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, डेफिसिट फाइनेंसिंग मैं ऐसा मान कर चल रहा हूँ, एजम्पशन लेकर कि ऑलरेडी आप इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ होंगे कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है। ठीक है, यूट्यूब पर और इंटरनेट पर अवेलेबल है और बाकी चैनल्स पर, तो ये आप स्टडी जो है कर लें कि व्हाट इज़ एक्चुअली डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का बेसिकली जो मतलब है वो यही है, इन शॉर्ट कि आपका खर्चा ज़्यादा है और आपका जो रेवेन्यू है या जो आमदनी है वो आपकी कम है। ठीक है, मगर यहाँ फ़र्क ये है कि यहाँ पर हम गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में जो कॉन्सेप्ट है फिस्कल पॉलिसीज़ का या मॉनेटरी पॉलिसीज़ का, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल बैंक से रिलेटेड है और फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, किसी भी सरकार के, जो किसी भी कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस तरीके से। तो इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये जो टॉपिक है ये हम कई पार्ट में इसको जो है डिवाइड करके जो है अपलोड करेंगे, क्योंकि लेंथी होने के कारण जो है लोग जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ठीक है, देखने में। इसलिए जो है शॉर्ट रखते हुए इसको कई भाग में जो है डिवाइड कर दिया गया। नाउ जो इफ़ेक्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग का, उस मीन्स जो उसका जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, या कहें कि प्राइवेट सेक्टर पर उसके क्या दुष्प्रभाव हैं, उसी को जो है एनालिसिस करने के लिए, उसी को एनालाइज करने के लिए जो है कुछ टूल्स कुछ दिए गए हैं, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग की ज़रूरत जो है, मतलब क्यों पड़ती है गवर्नमेंट को। ठीक है, इस पहले लेक्चर में हम ये देख लेते हैं, फिर सेकंड में हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, किस तरीके से जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो प्राइवेट सेक्टर पर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जिसे हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उस पर उसके क्या खराब प्रभाव पड़ते हैं और जिससे कि इनकम जो है वो घट जाती है। ठीक है, तो द साइज ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर in an economy grows over time. To finance these expenditures, public incomes must grow well. तो कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है, किसी भी देश की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसका मान लीजिए कि उसका रेवेन्यू जो है वो कम है, तो मेजर जो रेवेन्यू होता है वो किन चीज़ों पर टिका होता है किसी भी सरकार का? टैक्सेस पर, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं? जो हम सामान खरीदते हैं। ठीक है, ऑलरेडी आप जानते हैं कि जो सामान हम खरीदते हैं तो उस पर हम कुछ प्रतिशत जो है टैक्स देते हैं, जैसे हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सिस्टम है, सेंट्रल टैक्स सिस्टम जिसे हम कहते हैं, सेंट्रलाइज टैक्स सिस्टम। तो जैसे अभी मैंने हार्डवेयर जो है बाय किया तो उस पर जो है सेंट्रल जीएसटी था, स्टेट जीएसटी था, करेक्ट। तो इस तरीके से जो है दोनों का एक विभाजन है, फिस्कल फेडरलिज्म सिस्टम है ये। ठीक है, तो वहाँ पर स्टेट का टैक्स अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेजर सोर्स ऑफ जो रेवेन्यू है, जो इनकम है सरकार का, वो किस पर? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस पर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर मान लीजिए कि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर करती है, क्या करती है? जो हमारे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, और तरह तरह के जो हमारी जो गवर्नमेंट की जो ये डिपार्टमेंट्स हैं, उनको सबको मेंटेन करने के लिए जो है खर्चा होता है। ठीक है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है, जो उस पर खर्च हो रहा है मान लीजिए कि डिफेंस पर खर्च हो रहा है, तो
जो एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है उस पर वो ज़्यादा हो गया और जो रेवेन्यू है वो हो गया कम। तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट को ज़रूरत है 600 रुपये खर्च करने की और उसकी जेब में जो है सिर्फ 500 रुपये ही है, तो वो जो 100 रुपये हैं उसको वो फाइनेंस कैसे करेगी, ठीक है। और जब वो उसको फाइनेंस करेगी, ठीक है, तो उसके प्राइवेट सेक्टर पर क्या प्रभाव होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ तरीके हैं कि गवर्नमेंट उन चीज़ों को फाइनेंस कर ले, जो मतलब अतिरिक्त जो खर्चा आ रहा है सरकार को, उन चीज़ों को या तो वो टैक्सेस को बढ़ाकर खर्च कर सकती है। ये हम डेफिसिट फाइनेंसिंग में भी आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो इसका जो रिक्वायरमेंट है वो आप ISLM जो मॉडल है उसको आप एक बार गो थ्रू कर लें और डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है उसको अंडरस्टैंड कर लें कि डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो क्या चीज़ है। फिर आप इस टॉपिक पे आएंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा टॉपिक। नाउ गिवन टैक्स रेवेन्यूज आर नॉट सफिशिएंट फॉर सच स्पेंडिंग एंड लिविंग न्यू टैक्स और increasing it current tax rates are not politically desirable. Now only option left is borrow. तो होता क्या है कि हम बात कर रहे हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग का, तो जब सरकार का रेवेन्यू उसके खर्चे से कम है तो गवर्नमेंट के पास ये 3 तरीके होते हैं कि वो उस अतिरिक्त खर्चे को इन तरीकों से या तो वो टैक्सेस को रेज करे, ठीक है, या फिर नई करेंसी नए नोट छापे प्रिंटिंग मनी, और या फिर वो उधार ले, ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं जिसमें कि 2 तरीके जो हैं वो बिल्कुल खराब है। जैसा ऑलरेडी आपने डेफिसिट फाइनेंसिंग में स्टडी किया होगा कि टैक्सेस जो हैं वो पॉलिटिकली डिजायरेबल नहीं है। सरकार जो होती है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित होती है, पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो अपनी अपनी सरकार लेकर आती हैं, तो ये जो है पॉलिटिकली जो है डिज़ायरेबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, उसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी गवर्नमेंट ने रातों रात ओवरनाइट टैक्सेस जो हैं इंक्रीज कर दिए हैं तो उसका जो है उसके फ्यूचर पर उस पॉलिटिकल पार्टीज के वो क्या होगा कि गलत असर होगा, ठीक है। तो इसलिए टैक्सेस जो हैं वो फेवर में नहीं होते, और प्रिंटिंग न्यू मनी जो है वो क्या करते हैं लॉन्ग रन पे, क्या होता है उससे इन्फ्लेशन हो जाता है, ठीक है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी जो है वो प्रिंट करेंगे तो गवर्नमेंट की जो फाइनेंस है, मीन्स जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है वो तो कवर हो जाएगा, ठीक है, उस चीज़ से तो वो उभर जाएंगे, पर मार्केट में जो इकोनॉमिक सिस्टम है हमारा देश में इन्फ्लेशन पैदा हो जाएगा उससे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 2 टैक्सेस हैं और प्रिंटिंग न्यू मनी, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं ये क्या हो जाते हैं, यहाँ कैंसिल हो जाते हैं। तो बचा बोरोविंग, ठीक है, मनी मतलब उधार लेना। अब ये जो मनी उधार ली जा रही है यही क्या कहलाती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग में। मीन्स अतिरिक्त जो खर्चा है उसको किस तरीके से सरकार जो है वो किस तरीके से उसको फाइनेंस करेगी। नाउ हिस्टोरिकली एंड प्रैक्टिकली टैक्स रेवेन्यूज आर द मेन सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। इफ द टैक्स रेवेन्यूज आर इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मतलब कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है अगर वो एक्सपेंडिचर के बराबर हो तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। भाई जितना आपकी पॉकेट में आपको कुछ चीज़ पसंद है, एक सामान्य उदाहरण लें तो आप उसको खरीद लिया, आपने पैसे पे कर दिए, ठीक है, बट आपके पास आपको चीज़ पसंद है 1000 रुपये की, आपको खरीदनी है या आपकी ज़रूरत है, ठीक है, और आपके पास पैसे 800 रुपये हैं या आपके पास 100 रुपये कम है या 500 रुपये कम है, तो ये क्या है, आप बाकी का जो खर्चा है जो 200 रुपये या 300 रुपये जो अतिरिक्त आपको चाहिए वो आप कैसे फाइनेंस करेंगे। तो सबसे जो गवर्नमेंट के पास सबसे जो बेस्ट जो तरीका है, जो उनके लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है, वो क्या है, उधार जो है उधार ले करके उसको फाइनेंस करना, ठीक है। तो however for only one reason the government expenditures often exceed its tax revenues and therefore the excess spending must be financed। तो एक तो टैक्स के ऊपर जो है बर्डन है कि आप गवर्नमेंट जो है वो क्या करे कि टैक्स को जो है रेज कर दे, इंक्रीज कर दे और फिर उससे अपना रेवेन्यू बढ़ाए और बढ़ा हुआ जो अतिरिक्त खर्चा है उसको फाइनेंस करे। बट ये जो है पॉलिटिकली डिजायरेबल नहीं है, हर गवर्नमेंट जो है इससे जो है नहीं करती है ऐसा, ठीक है।
Now, since it is politically hard and undesirable to raise the tax rates or levy new taxes, and printing money to finance this excess spending is not desirable for fear of leading high inflation rate. तो जैसा मैंने बताया कि नई मनी जो है वो छापने में क्या होगा, प्रिंटिंग करने में इन्फ्लेशन रेट हो जाएगा। और दूसरा टैक्स है, टैक्स जो है वो पॉलिटिकली डिजायरेबल नहीं है, उसका एक नेगेटिव जो है पॉइंट ये है। नाउ दिस इज द बोरोविंग ऑप्शन दैट अवेलेबल फॉर ए गवर्नमेंट टू फाइनेंस दिस एक्स्ट्रा स्पेंडिंग डेफिसिट। ठीक है, तो यहां पर बोरोविंग जो है वो एकमात्र ऑप्शन बचता है इन तीनों में से जो कि गवर्नमेंट जो है अपने अतिरिक्त खर्चे को फाइनेंस कर सकती है। नाउ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग जनरली एक्सीड्स द टैक्स रेवेन्यूज, देयरफॉर दिस एक्सेस स्पेंडिंग इज कॉल्ड द बजट डेफिसिट। मींस बजट डेफिसिट का मतलब क्या हुआ कि वही जो मैंने अभी तक आपको बताया कि आपका खर्चा ज़्यादा है बट आपके पास जो है रिवेन्यू उतना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है वो उधार लेगी और उसी उधार से जो फाइनेंस किया जा रहा है, जो अतिरिक्त खर्चे को कवर किया जा रहा है, उसका प्राइवेट सेक्टर पर किस तरीके से उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो उसी को एनालाइज करने के लिए यहाँ पर दो जो है ये टूल्स कह सकते हैं या दो टेक्निक कह सकते हैं जिसकी मदद से जो है ये पता लगाया जा सकता है कि कैसे जो है गवर्नमेंट जो है वो जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर क्या उसके प्रभाव आ रहे हैं, कितने प्रभाव आ रहे हैं। सो टू फाइनेंस द डेफिसिट गवर्नमेंट यूजुअली चूजेस टू बोरो। तो यूजुअली जैसा मैंने बताया कि गवर्नमेंट जो है बोरो करती है, उधार लेती है, सिंस देयर आर लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल इन द इकोनॉमी, इट इज लॉजिकल टू थिंक दैट द गवर्नमेंट बोरोविंग विल हैव सम इफेक्ट ऑन द प्राइवेट सेक्टर। तो इसके कुछ प्रभाव जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर पे होते हैं और वो क्या होते हैं उसी के लिए हम यहाँ पर इसको डिस्कस आज करेंगे। नाउ दस our objective is to see what impact does government borrowing have on the private sector, namely private investment। तो जो गवर्नमेंट के जो स्पेंडिंग होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू की जा रही है वो उसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर पर मीन्स इंड्यूस्ड जो इन्वेस्टमेंट है उस पर मीन्स जो लाभ के लिए की जाती है। ठीक है, तो उसको जो है क्या उस पर प्रभाव आ रहे हैं। सो देयर आर मेनली टू व्यूज इन द लिटरेचर दैट प्रोवाइड्स थियोरेटिकल बेसिस, दीज आर क्राउडिंग आउट हाइपोथेसिस। तो क्राउडिंग आउट हाइपोथेसिस है एक, तो उसके अंदर फिर क्राउडिंग आउट हाइपोथेसिस के अंदर लगभग जो है दो कैटेगरीज पढ़ाई जाती हैं। एक जो है हमारा पार्शियल होता है, पार्शियल क्राउडिंग आउट इफेक्ट, एंड दूसरा हम कह सकते हैं फुल क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ठीक है, तो यहां पर क्राउडिंग आउट हाइपोथेसिस में पार्शियल क्राउडिंग आउट है, ये क्या है ये हम नेक्स्ट इसमें लेक्चर में स्टडी करेंगे, और फिर हम स्टडी करेंगे फुल क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो ये दोनों पॉइंट जो है इसको देखेंगे, इससे हमें पता लगेगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है जब डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है। और दूसरा जो है इसमें रिकार्डियन इक्विवेलेंस प्रोपोजिशन है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम ये स्टडी करेंगे। नाउ इसको मैंने कई भाग में डिवाइड कर दिया ताकि जो वीडियो है, लेक्चर जो है वो ज़्यादा बड़ा ना हो और आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में इतना ही। फिर नेक्स्ट जो है सेकेंड पार्ट में इसके हम पढ़ेंगे पार्शियल क्राउडिंग आउट इफेक्ट। करेक्ट।